फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में जो इंग्लिश का क्वेश्चन आने वाला है, ये वीडियो देखिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको 100 से ज़्यादा सवाल, यहाँ पे 100 से ज़्यादा सवाल लाया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग 21 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में या सेकंड सिटिंग में जो एग्जाम दे रहे हो, इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन टैली करेगा आपके एग्जाम में। और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। आपको अगर अच्छा लगेगा तो दूसरी वीडियो के बारे में बताइएगा, ठीक है ना। आप, मुझे पता है इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन आप इसको पढ़ो, कम से कम 60 से 70% आपको मिल जाएगा। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, बस इसको समझो एक बार। पक्का उम्मीद है कि एक बार समझोगे दोबारा आपको एकदम मतलब आराम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आप आराम से एग्जाम में आएगा तो सवाल छाप दोगे, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी बातों को सुनेगा, समझिएगा, ओके। जहां पे हार्ड लगे उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप इसका फायदा उठा पाए। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, द पेज फॉर लिविंग, जो कहानी है द पेज फॉर लिविंग, जो एस्से है, एक्चुअली ये एस्से है, कहानी ने एस्से है, निबंध है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आर.सी. हचिंसन के द्वारा। देखिए राइटर का नाम याद करना पड़ेगा। द पेज फॉर लिविंग जो किसके द्वारा लिखा गया? आर.सी. हचिंसन के द्वारा। जिस तरह से हिंदी आपने याद किया है उसी प्रकार इंग्लिश में है, बस मैं आपको मतलब समझना है, मतलब समझिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैं आपको मतलब समझाते जाता हूं, ठीक है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी पेज फॉर लिविंग, यानी कि पेज फॉर लिविंग का जो राइटर है, जो लिखने वाले हैं, लेखक जो है, एंजॉय गोइंग इन ए कार, कार में जाने में बहुत एंजॉय करता है। 90 माइल्स एन आवर, यानी कि 90 माइल्स, एक घंटा में 90 माइल्स की स्पीड में कार में जाने में बहुत पसंद करता है, बहुत एंजॉय करता है। कौन? द पेज फॉर लिविंग की जो राइटर है आर.सी. हचिंसन, ओके। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है द राइटर ऑफ पेज फॉर लिविंग, जो राइटर है, बिलोंग टू द ट्राइब, मतलब जो राइटर है पेज फॉर लिविंग का आर.सी. हचिंसन, वो किस प्रकार के जनजाति से बिलोंग करता है? कैसा? तो वो जो सोलो थिंकर रहा था, सोलो थिंकर मतलब बहुत देर में बात, कोई भी बात बहुत देर में समझ में आता होता उसको, ठीक है ना, तो उसको सोलो थिंकर बोला गया था। सोलो थिंकर का ट्राइब हुआ करता था, तो उन्हीं ट्राइब से, उन्हीं जनजाति से वो बिलोंग करता था, सोलो थिंकर, ओके। आगे है द पेज फॉर लिविंग द ऑथर वाज प्ले, बहुत बार सवाल पूछा गया, मैंने यहाँ पे जो भी सवाल दिया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन, ओके। सभी पूरी वीडियो को देखना, पूरा सवाल को पढ़ना, मजा आ जाएगा। तो जो नाटक देखा था पेज फॉर लिविंग, जो नाटक कहाँ देखा था? डबलिन नाम का शहर था, वहां जो है पेज फॉर लिविंग ने नाटक, प्ले मतलब यहाँ पे नाटक होगा, ठीक है, नाटक देखा था। द पेज फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन डिस्कस, किसके बारे में डिस्कस करता है? आर.सी. हचिंसन जो कहानी, आप पेज फॉर लिविंग जो एस्से है उसमें किसके बारे में डिस्कस किया है? तो द एगोनी मॉडर्न मैन, यानी कि अभी आधुनिक समय में जो मनुष्य का जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, उसके बारे में जो है क्या एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है, ओके। द पेज फॉर लिविंग इज, देखो द पेज फॉर लिविंग क्या ड्रामा है, स्टोरी, एस्से, तो ये जो एक एस्से है, क्या है? एस्से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है द कॉर्न मर्चेंट हर्ट, जो कॉर्न मर्चेंट है पेज फॉर लिविंग में एक कैरेक्टर है कॉर्न मर्चेंट का, भुट्टा बेचने वाला व्यापारी है उसको बोलते हैं। उसका दिल जो है कैसा था? उसका दिल जो है बहुत कमजोर था, हार्ट वाज वीक था, ओके, बहुत कमजोर था जी। देखिए हु डिड कॉर्न मर्चेंट लिव, वेयर, कहाँ रहता था? कॉर्न मर्चेंट जो है कहाँ रहता था? तो आयरिश कंट्री में रहता था, ठीक है ना, आयरिश कंट्री में कॉर्न मर्चेंट रहता था। आगे है द कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ, देखिए कॉर्न मर्चेंट जो भुट्टा बेचने वाला जो व्यापारी था, उसकी पत्नी जो थी फैंटास्टिक नेचर की थी, मतलब कि बहुत खर्चीली टाइप की थी। हर सप्ताह जो संडे हुआ करता था, हॉलीडे, उन हॉलीडे पे 10 यूरो खर्च कर देती थी, 10 यूरो, 1 यूरो के लगभग 100 रुपये आता है, तो 10 यूरो से हर सप्ताह खर्च करता था बेचारा कॉर्न मर्चेंट। और उसका एक भतीजा था, उसको भी धोखा चीटिंग करता था उससे भी, तो ये इस तरह से वो बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा था वो, ओके। यहाँ पे आ गया हु यूज्ड टू चीट कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट को कौन चीट करता, कौन धोखा देता था? कौन देता था? उसका नेफ्यू, मतलब उसका भतीजा तो जो था ना, उसको जो है धोखा देता था, ओके। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट टू बर्न लिव्स एट एज इट फॉर द इकोलॉजी, जो मिस्टर विलियम जो कहानी है ना, क्या बोला गया? जो नरेटर है उन्होंने मिस्टर विलियम के घर जाता है तो बोलता है कि बर्ने मतलब पत्नियों को नहीं जलाने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इकोलॉजी के लिए क्या है? एकदम बैड है, बुरा है, इसीलिए, ओके। चलिए आगे देखिए सवाल। देख क्या बोलता है, वेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये जो मी एंड द इकोलॉजी बिट का जो ऑथर होता है जॉन लेक्साउ,
तो वो मिस्टर विलियम्स का घर जाता है तो क्या देखता है कि मिस्टर विलियम जो है पत्तियों को जला रहा था, है ना, बर्निंग लीव्स मतलब पत्तियों को जलाना। आगे है द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट का जो ऑथर है, जो लेखक है, वेंट टू यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस, मतलब लोगों से जाके मिलता था और लोगों को जागरूक करता था। किस लिए? तो इंपोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी का महत्व के बारे में जो है लोगों को बताता था, जागरूक करता था। ओके, मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट, मी एंड द इकोलॉजी बिट जो है वो किसके बारे में बताया गया है? तो प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, मतलब अपने पर्यावरण को और जो इकोलॉजी है ना, पारिस्थितिकी बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा करने के लिए जो है ये पूरी बातें इस चैप्टर में बताया गया है। ओके, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु यूज द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, इलेक्ट्रिक मिक्सचर कौन यूज करती थी? तो ये तो जिम्स मदर, जिम्स मतलब यही ऑथर का नाम इस कहानी में जिम रहता है, ठीक है ना, तो जिम्स मदर जो है इलेक्ट्रिक मिक्सचर यूज करती थी। आगे, हु सेज गो पिक अप द गम रैपर, किसने कहा था जाओ और वो जो गम रैपर है वहां पे उठा दो। गम रैपर होता है जो चॉकलेट खाते हैं ना, लैम जूस खाते हैं तो जो प्लास्टिक जो उसे लगा होता है तो उसको खोल के फेंक देते हैं ना, वही गम रैपर होता है। तो किसने कहा था? मिस्टर ग्रीन, इन्होंने बोला था जाओ और वो जो गम रैपर उसको उठा लो। आगे है इकोलॉजी रिलेट्स टू, इकोलॉजी किससे रिलेट्स करता है? इकोलॉजी किससे संबंध रखता है? तो ये जो है ना इन्वायरमेंट से, किससे, यानी कि पर्यावरण से जो है संबंध रखता है। इकोलॉजी का संबंध किससे है? पर्यावरण से है। ओके, गिल्लू का कहानी जो महादेवी वर्मा, उससे भी सवाल फेमस आता है कि गिल्लूज फेवरेट फूड, बहुत बार सवाल आया है और सवाल छपने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस बिना पे मैं बोल रहा हूं क्योंकि सोशल में, साइंस में, मैथ में एकदम बउआ टाइप का सवाल आ रहा था, तुम भी छापोगे इस सवाल को। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था भाई? काजू, काजू उनका फेवरेट फूड था। ओके, आगे बढ़ते हैं। गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्वीटिंग, गिल्लू जो इन्फॉर्म वुड बाय ट्वीटिंग, गिल्लू जो है जो बोल करके किस तरह से इन्फॉर्म करता था? तो चिक चिक करके करता था, ठीक है ना। गिल्लू को कुछ अगर इन्फॉर्म करना होता था तो चिक चिक करके करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इस स्टोरी जो गिल्लू है ना, इसके अनुसार स्क्वायरल हैव लाइफ स्पेन, यानी कि गिलहरी जो है उसकी जिंदगी का जीवन का काल कितना, जीवन काल कितना है, जीने का समय कितना। इस कहानी में बताया कि गिलहरी के जीवन काल जो है 2 साल होता है और 2 साल बाद गिल्लू की मौत भी हो जाती है ना। आगे है महादेवी वर्मा वाज बोर्न, महादेवी वर्मा की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में, ठीक है ना, 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था जी। आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा इज एंड, ये महादेवी वर्मा जो कहाँ की पोएटिस, मतलब कवित्री, कहाँ की कवित्री है? अफ्रीकन है या अमेरिकन है या इंडियन या श्रीलंकन? तो ये जो है इंडियन कवित्री, कहाँ के है? एंड इंडियन पोएटिस्ट है, पोएटिस। ओके, गिल्लू वाज टू द नेटर, खाली जगह, वेरी फास्ट फ्रेंड, वेरी क्लोज, वेरी फैन, तो वेरी क्लोज। गिल्लू जो है ना नैरेटर के बहुत ही क्लोज था, बहुत ही नजदीक था। ये कहानी बहुत फैंटास्टिक है और जब नैरेटर आता था तो गिल्लू उसके पास में, मतलब उसके बॉडी पे चढ़ जाता था, है ना। तो ये गिल्लू जो है, गिल्लू वाज वेरी क्लोज टू द नैरेटर। हाउ वेयर गिल्लूज आई, गिल्लू की आंखें कैसी थी? तो ब्लू टाइप की, ठीक है, ब्लू। और एक जगह दिया है रिफल्जेंट आई, मतलब चमकीली आंखें, ठीक है ना। तो कलर के बारे में पूछा जाए, गिल्लू की आंख का कलर कैसा था? तो ब्लू कलर का था, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गिल्लू इज ए स्टोरी रिटेन ऑन, गिल्लू जो कहानी लिखा गया वो किसके बारे में? खरगोश के बारे में, रैबिट के बारे में लिखा गया, या कैट यानी कि बिल्ली के बारे में, या डॉग के बारे में, या स्क्वायरल के बारे में? तो स्क्वायरल यानी कि गिलहरी के बारे में जो है ये जो कहानी लिखा गया गिल्लू, और लिखने वाले कौन है? महादेवी वर्मा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विथ, जो व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स जो तुम्हारा चैप्टर है उसके जो राइटर है वो भारतीय फिल्म को किस फिल्म, कहाँ के फिल्म से कंपेयर करता है? तो वेस्टर्न फिल्म है ना, यानी कि इसको हॉलीवुड कहते हैं ना, हॉलीवुड फिल्म से इंडियन फिल्म को कंपेयर करता है इस कहानी में, इस ऐसे में, ठीक है ना। सत्यजीत राय इज द राइटर ऑफ, तो सत्यजीत राय जो है किसके लिखने वाले कौन है? सत्यजीत राय जो किसके राइटर है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, देखिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ए रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म हैज बीन रिटन, किसके द्वारा लिखा गया? सवाल ऐसे भी पूछा गया है तो याद कर लीजिएगा, सत्यजीत राय, है ना। सत्यजीत राय जो है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सत्यजीत राय
वाज ए वेल नॉन, सत्यजीत राय एक जाने माने, वेल नॉन का मतलब होता है जाने माने, फेमस, है ना। तो सत्यजीत राय एक जाने माने डायरेक्टर थे, फेमस डायरेक्टर थे, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड, भारत में सबसे पहली फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस्ड हुई, तो आपको पता है 1913 में। और अगर बोला पहला शॉर्ट फिल्म अगर पूछ देगा भारत में पहला शॉर्ट फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ, तो 1907 में। ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते जी, इसमें जितना सारा सवाल है सब एकदम टॉप लेवल का सवाल है। सेकंड वीडियो आएगा तो इस सवाल इनमें से जो भी सवाल उससे हट करके सवाल रहेगा, ठीक है ना। जो बचा खुचा सवाल है उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट पहले करना, तभी मैं सेकंड वाली वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आप लोग कमेंट करना सेकंड वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। और जहां तक आपको पढ़ा रहा हूं वहां पक्का मुझे उम्मीद है कि आपको हर सवाल का जवाब समझ में आएगा, और आपको सवाल एग्जाम में आएगा तो तुम छापोगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही एकदम सहल तरीके से बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। वेयर डिड सत्यजीत राय विन अवार्ड फिल्म फेस्टिवल होता है जी, वहां जो अवार्ड कहां मिला था इसको, सत्यजीत राय को जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहां मिला था, तो देखिए वेनिस नाम का शहर होता है, बर्लिन, कैनिस, ये तीनों शहर में जो है ना सत्यजीत राय को फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। ओके, फिल्म फेस्टिवल में तीनों शहर में अवार्ड मिला। तो कहीं कहीं अगर सवाल दे देगा और तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, तो याद रखिएगा वेनिस, बर्लिन और कैन्स, ये तीनों शहर का नाम है। इन द प्रेजेंट एस्से व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म, ये जो एस्से है हैज बीन टेकन, किस किताब से ली गई, हैज बीन टेकन, है ना। तो ये आवर फिल्म से, देयर फिल्म से एक किताब है, उसी से ये जो है ना कहा इससे जो है लिया गया है। ओके, हु इज द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच, देखिए एक्सेप्टेंस स्पीच जो है उसके लिखने वाले कौन थे, ऑन्ग सांग सूकी, देखिए याद कर लीजिएगा, ऑन्ग सांग सूकी जो है इसके लिखने वाले है, यानी कि इसके राइटर है, इसके लेखक है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि लेखिका बोलेंगे क्योंकि ऑन्ग सांग सूकी फीमेल है। एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच द ब्यूटी ऑफ जीन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस दैन, बोला गया कि एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार जो है ना, जो खूबसूरती, जेन्यून की खूबसूरती जो है, भाईचारा है और शांति जो, ये सब कहीं ज्यादा है, किससे ज्यादा है, कहीं ज्यादा कीमती, किससे, डायमंड से ज्यादा कीमती भाईचारा, डायमंड से ज्यादा कीमती शांत है सिल्वर से, यानी कि डायमंड, सिल्वर, गोल्ड से भी सबसे ज्यादा कीमती क्या है, एक जेन्युइन का एक नॉर्मल जो ब्यूटी खूबसूरती होता है, जो भाईचारा होता है, जो शांति होता है, उन सभी जो है सोना चांदी से भी ज्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है ना। ऑन्ग सांग सूकी स्ट्रगल फॉर, किसके लिए संघर्ष करती है, ऑन्ग सांग सूकी जो है किसके लिए संघर्ष करती है, तो एक डेमोक्रेटिक बर्मा को हाँ जी, म्यांमार है ना, बर्मा को डेमोक्रेटिक करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, लोकतांत्रिक बनाने के लिए, बर्मा को लोकतंत्र बनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन्ग सांग सूकी वाज फेमस, ऑन्ग सांग सूकी एक फेमस क्या है, पॉलिटिशियन है, कहाँ की, तो इंडियन पॉलिटिशियन नहीं है, ये जो है बर्मीज है, कहाँ, बर्मा जिसको बोलते हैं, इसका अभी पहले नाम था, अब तो म्यांमार नाम हो गया ना। तो बर्मीज पॉलिटिशियन, बहुत फेमस पॉलिटिशियन थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन डिड ऑन्ग सांग सूकी गेट नोबेल पीस प्राइज, देखिए याद कीजिएगा कि ऑन्ग सांग सूकी को नोबेल का प्राइज मिलता है, और वो भी किस एरिया में, पीस के एरिया में, शांति के एरिया में नोबेल पीस प्राइज मिला। जैसे आपने पढ़ा होगा मदर टेरेसा को भी मिला था पीस प्राइज, है ना, नोबेल पीस प्राइज। आपको एक और याद होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर में, नोबेल प्राइज मिला था। तो ऑन्ग सांग सूकी को भी पीस प्राइज मिला था 1991 में, 1991 में। ओके, हु इज द होप ऑफ बर्मा, बर्मा की उम्मीदें कौन है, तो यंगर पीपल, जो यंगर पीपल है, जो जवान लोग है ना, वो जो है बर्मा की उम्मीदें, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर बिकॉज, देखिए अलेक्जेंडर एरिस जो है ना ऑन्ग सांग सूकी का बेटा है, ठीक है ना, ऑन्ग सांग सूकी का सन था ये। तो ये जो ना जब नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था तो ऑन्ग सांग सूकी नहीं गई थी लेने के लिए, क्योंकि वो जेल में थी, सी वाज इम्प्रिजन्ड, क्योंकि कहाँ थी वो, अक्सर अच्छे करने वाले लोग को है ना पैर खींचा जाता है और उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे इस कहानी से तुमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ऑन्ग सांग सूकी जो है, देख रहे हो ना, कहाँ है, जेल में है, और उसको वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे नंबर 1 अवार्ड होता है बाबू, नोबेल प्राइज, और नोबेल का शांति प्राइज मिला था इनको, लेकिन ये बेचारी जेल में थी। तो इनके जब इसका बेटा था अलेक्जेंडर एरिस, उन्होंने जाकर वहां पे डिलीवर किया, भाषण दिया, तो उसके जगह पे वही अवार्ड लिया था। तो देख रहे हैं, तो इसको तो जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन समझिए क्या हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा भी होता है, ठीक है ना, तो इसको भी सहने की क्षमता रखना चाहिए। हु इज द स्पीकर इन द लेसन, बोले इस लेसन में एक्सेप्टेंस स्पीच में स्पीकर कौन, भाषण देता कौन, उसका बेटा अलेक्जेंडर एरिस तो था ना, जो भाषण दिया था जाके, जहां नोबेल प्राइज लिया था, नोबेल पीस प्राइज।
हु आर बिटेन एंड डिसऑनर्ड इन बर्मा। बर्मा में किसको पीटा गया और डिसऑनर्ड किया गया, किसको? तो बुद्धिस्ट लोग जो था ना, बुद्धिस्ट मॉन्क जो होता था, बुद्ध मजहब के जो लोग होते हैं उनको। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑंग सान सू की वोन द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज मिलता है ऑंग सान सू की को, तो बोलता, उसका बेटा बोलता है जो ऑंग सान सू की को जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो बर्मा, पीपल ऑफ बर्मा, ये नोबेल जो प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो ऑंग सान सू की के लिए नहीं बल्कि पूरे बर्मा के पूरे लोगों के लिए ये प्राइज नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है ना। उनका जो बेटा अलेक्जेंडर एरिस है वो इस तरह से डिलीवर करता है, भाषण देता है। हु इज रिटेन वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम के राइटर कौन है? इसके राइटर है टोनी मॉरिसन, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। टोनी मॉरिसन जो है वंस अपॉन ए टाइम के राइटर है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन, जो बूढ़ी औरत थी वो कैसी थी? बहुत चालाक थी, वाइज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड। देखिए टोनी मॉरिसन को भी मिलता है नोबेल प्राइज, है ना। टोनी मॉरिसन भी नोबेल प्राइज मिलता है, किस सेक्टर में मिलता है, किस फील्ड में मिलता है? लिटरेचर के फील्ड में मिलता है। लिटरेचर यानी कि साहित्य बोलते हैं, साहित्य के फील्ड में, क्षेत्र में इसको मिला था नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं, टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव, है ना, पहली, दुनिया की सब पहली काली महिला। देख सकते हैं टोनी मॉरिसन एकदम काली महिला थी, किताब में भी दिया हुआ फोटो उसका, काली महिला, दुनिया की पहली काली महिला है। वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव, काली महिला होकर के नोबेल प्राइज प्राप्त कर रही है। तो काली या गोरी से कोई मतलब नहीं होता है भाई, आपके नेचर और कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इससे तुमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट ब्लैक वुमन, पहली काली महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया है लिटरेचर के एरिया में, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज, हु, कौन? 1993 में नोबेल प्राइज मिलता है किसको? टोनी मॉरिसन को मिलता है। तो याद कर लीजिएगा कि टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज मिला था 1993 में और ऑंग सान सू की को मिला था 1991 में। ओके, हु इज द फादर ऑफ ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन के फादर कौन थे? ए ब्लैक अमेरिकन स्लैब। देखिए अमेरिका का एक काला, जैसे बेटी का तो बाबी काली होगा, एक ब्लैक अमेरिकन स्लैब यानी कि एक काला अमेरिकन गुलाम तक, स्लैब मतलब गुलाम होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु वाज डिलीवर द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये जो चैप्टर है तुम्हारा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें भाषण कौन देता है? तो हुमायूं कबीर। कौन है इसके राइटर? भी है हुमायूं कबीर। ऑप्शन ए। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर वाज ए लेक्चर डिलीवर्ड बाई हुमायूं कबीर। कहाँ? यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो कहाँ लिखा हुआ आपकी किताब में चैप्टर है, उसमें जो है ना लेक्चर जो देता है, जो भाषण देता है हुमायूं कबीर, कहाँ देता है? बड़ौदा यूनिवर्सिटी। बहुत बार सवाल पूछा गया है, याद करिए, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। ओके, बड़ौदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेयर हैव ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज्ड। कहाँ जो देखा गया सिविलाइजेशन और कल्चर जो है बदलाव आया है? तो देखिए इंडो चाइना, इंडिया का सिविलाइजेशन, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का पहला कैसा प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, पहले कैसा था। चाइना के बारे में मिलता है देखने के, तो यहाँ कुछ चेंजिंग देखने को मिला है, तो इंडियन एंड चाइना। तो 52 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है, शक एंड हून। शक और हून एक दो वंश का नाम है, ठीक है ना। ये वंश जो है किसके बाद आया था? तो ये जो ग्रीक था ना, ग्रीक वंश के बाद जो है शक और हून वंश जो है आया था, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। मलासाज मदर, मलासा की जो माँ थी वो बाहर आई घर से और स्कोल्डिंग अकौलिया, मतलब कस के झिंझोर के जो पकड़ता है उसको बोलता है स्कोल्डिंग, है ना। झिंझोर मतलब अकौलियों को एकदम स्कोल्ड करने लगा था, समझो मारने थपथपाता है ना, उसको बोलता है। तो मलासा की माँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्चुअली मलासा और अकौलिया दो बच्ची का नाम है जो कि खेलती है मड में, कीचड़ में, और जो छोटी बच्ची रहती है उसको, बड़ी बच्चे को कीचड़ पड़ा देती है, तो उसकी माँ आती है, फिर मतलब झगड़ा वगैरह हो जाता है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, देखते हैं ना, छोटे बच्चे जब खेलते खेलते झगड़ जाते हैं, तो छोटे बच्चे की वजह से उन दोनों के जो गार्जियन है उन लोगों आपस में पूरा मारा पीटी खूब हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ही होते हैं, वो बाद में इधर गार्जियन झगड़ा कर रहा, फिर छोटे बच्चे फिर क्या करता है, जाके फिर दोनों खेलने लगता है जगह जाकर। तो वही बोलता है कि लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, मतलब छोटी बच्ची जो होती ना वो बड़े लोगों से भी चालाक होती है। तो उसमें जो बड़े बड़े लोग थे ना वो लोग शर्मा जाते हैं,
शर्मिंदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता क्या चलता है कि भाई साहब हम लोग लड़ रहे हैं और लिटिल गर्ल जो है बाद में फिर से जाके फ्रेंड बन गई, फिर से जाके दोस्त बन गई, फिर जाके खेलने लगती है। तो कहानी से मिलता है कि छोटे बच्चों के साथ जो भी कुछ होता है, थोड़ा मारपीट होता है, तो बड़े लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को वो उतना काम ही है लड़ाई झगड़ा करना, दोस्त बनना। बोथ द गर्ल्स, दोनों जो लड़कियां थी उसके पास क्या थी? रेड हैंकरचिप थी। क्या? रेड हैंकरचिप थी, यानी कि लाल रंग का रुमाल था उसके हाथ में। एक आता जो छोटी लड़की थी ना, वो जो है ब्लू कलर का फ्रॉक पहन के थी, और जो इससे बड़ी लड़की थी वो जो येलो कलर का फ्रॉक पहन के। ये दोनों चर्च से निकल करके बाहर आई थी और बाहर में खेलने लगी थी। ओके, द स्टोरी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन, किसके द्वारा लिखा गया है? ओके, तो ये है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु वाज अकॉलियाज मदर? व्हाई वाज अकॉलियाज मदर एंग्री? क्यों अकॉलिया की मदर जो है गुस्सा क्यों थी? क्योंकि उसकी बेटी का कपड़ा जो है गंदा हो गया था, है ना। हर डॉटर्स फ्रॉक बिकम डर्टी, गंदा हो गया था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकॉलियाज मदर सीज, अकॉलिया की माँ जो है ना, सीज मतलब जब्त कर लेती है, किसको? मलासा को, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। द टाउन्स पीपल, जो शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो शहरी लोग होते हैं ना, डू नॉट इंजॉय नहीं करते हैं, मजा नहीं ले पाते, रियल दृश्य का मजा नहीं ले पाते हैं, रियल नज़ारा का मजा नहीं ले पाते, क्योंकि शहर में उसको रियल दृश्य नहीं मिलता। जो गांव में रियल सीन देखने को मिलता है, वो शहर में रियल सीन देखने का इंजॉय नहीं ले पाते हैं, जो शहरी लोग होते हैं। ओके, विलियम कॉपर हैज रिटेन द पोएम, विलियम कॉपर जो है वो पोएम जो लिखा है, उस पोएम का नाम क्या है? गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ओके, तो गॉड मेड द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी करेंगे। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, यानी कि भगवान ने, कंट्री का मतलब यहाँ पे गांव का मतलब आया, ठीक है। हालांकि कंट्री मतलब देश होता है, लेकिन इसमें जो है कंट्री का मतलब गांव, तो भगवान ने गांव बनाया और आदमियों ने शहर बनाया, इस तरह से बोला गया इस पोएम में। विलियम कॉपर वाज बोर्न, विलियम कॉपर की पैदाइश कब हुई थी? कब इनका जन्म हुआ था? 1731 में, ठीक है ना। 1731 में इनका जन्म हुआ था। व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज, गांव में लाइट प्रकाश का क्या साधन है, क्या सोर्स है? तो गांव में प्रकाश का साधन क्या? मून, चांद। कहानी में जो बताया, चांद जो है गांव में लाइट का साधन होता है। अभी वर्तमान में सब इलेक्ट्रिक भी आ गया, अब तो लैंप भी खत्म हो रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर मून होगा। वेयर डू वी फाइंड हेल्थ एंड वर्चू, हमको कहाँ स्वस्थ, धन मतलब हेल्थ मतलब स्वस्थ जो है, और वर्चू मतलब रियलिटी हमको कहाँ, गुण कहाँ मिल पाएगा? हमको विलेज में मिलेगा, गांव में हमको हेल्थ एंड वर्चू जो हमको देखने को मिलेगा, शहरों में या टाउन में देखने को नहीं मिलेगा, विलेज में मिलेगा देखने को। तो भाई गांव वालों, थैंक यू। अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अलेक्जेंडर जो पोप थे वो एक महान जो सैटरिस्ट थे। सैटरिस्ट बोलते हैं यार सामाजिक टाइप का कुछ काम करने का बोलते हैं, ठीक है। इसका पक्का मीनिंग मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन जैसे ड्रामाटिस्ट समझ रहे हैं, जो ड्रामा दिखाते हैं, नोवेलिस्ट समझते हैं जो नोवेल लिखते हैं, एसेसिस्ट समझते हैं जो एसे लिखते हैं, सैटरिस्ट इस टाइप का कुछ होता है, धार्मिक टाइप का कुछ, सोशलिस्ट टाइप का होता है, ठीक है ना। तो तुम याद कर लो इसको, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा डी, क्योंकि इसका मीनिंग मुझे मिल नहीं पाया क्या होता मतलब, लेकिन जहां तक इस सवाल का आंसर है तो आंसर डी होगा। हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप, यानी कि जो पोएट होते, जो कवि है, किस प्रकार के, कैसा सोने का चाहत है उसको, किस प्रकार की नींद लेने का चाहत है? तो साउंडली मतलब गहरी नींद, मतलब गहरी नींद, एकदम फ्री फ्रॉम होके सोने का चाहत है। साउंडली मतलब होता है गहरी नींद, एकदम आराम से, बिना टेंशन का, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हेन डज ए हैप्पी मैन गेट स्लीप, जो एक खुश आदमी होता है, जो आदमी खुश होता है, उसको कब सोता है? वो कब सोता है? वो कब स्लीप करता है? तो रात को। जो खुश वाला आदमी, जो खुश आदमी होता है ना, वो रात को सोता है, दिन में कभी नहीं सोएगा, जो मॉर्निंग में कभी नहीं सोएगा, शाम में नहीं सोता है। जो खुशी आदमी जो होता है, जो हैप्पी मैन होता है, वो रात में सोता है। ओके, पॉलिथीन बैग हैज बीन रिटेन कंपोज्ड बाय, मतलब पॉलिथीन बैग जो कंपोज मतलब किसके द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया? दुर्गा प्रसाद पांडा, राइटर का नाम तो खैर आपको याद करना है। ओके, पॉलिथीन बैग मेक्स नॉइज, बहुत बड़े सवाल आया है। पॉलिथीन बैग जो होता है ना, कैसे आवाज करता है? आप पॉलिथीन, कोई प्लास्टिक का कोई चीज पकड़ो, देखो, छुओ उसको, कैसा आवाज करेगा? चरचर टाइप का आवाज करेगा। तो उसको यहाँ पे बोला गया स्क्विकली, क्या बोला गया? स्क्विकली। पॉलिथीन को जो चिमकिल बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, है ना, उसको पकड़िए, मचोरिए हाथ से, तो देखिए चरचर टाइप का आवाज करेगा। तो इसका मतलब होता है स्क्विकली मतलब चरचर की आवाज। ओके, पॉलिथीन बैग वेन लेफ्ट टू क्या बोलते हैं? पॉलिथीन बैग वेन लेफ्ट टू इटसेल्फ एनवायरनमेंट, तो पॉलिथीन जो बैग होता है ना, वो एनवायरनमेंट में हमेशा वो क्या होता है? पॉल्यूट करते रहता है। एनवायरनमेंट को क्या करता है? खुद लेफ्ट होता नहीं है, बल्कि क्या करता है? एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करते रहता है। पॉलिथीन बैग कभी गलता भी नहीं, ना तो सड़ता है, हमें वो क्या होता है, जब तक रहेगा वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते रहेगा।
दुर्गा प्रसाद पांडा इज मेनली, यानी कि दुर्गा प्रसाद पांडा जो है कैसा कवि है, तो उड़िया कवि है। उड़िया यानी कि उड़ीसा के रहने वाले ये है ना, और ये जो है उड़िया कवि है, ठीक है ना। ओके, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुर्गा प्रसाद पांडा इज ए, तो भाई उड़िया कवि हो गया, दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया कवि होगा, तो ये जाहिर सी बात है इंडिया पोएट होगा, क्योंकि उड़ीसा तो इंडिया में आता है, नेपाल में तो आता नहीं, ब्रिटिश में आता नहीं, बर्मिश आता नहीं, तो आंसर क्या होगा इंडियन पोएट। आगे पढ़ते हैं। व्हाट कॉज पेन, यानी कि पेन मतलब होता है दर्द, दुख, दर्द समझो, दर्द का कारण क्या है, तो एक हार्ट मतलब चोट पहुंचना, या दुख बोल सकते हैं। पेन मतलब हमको बहुत पेन हो रहा, बहुत दुख हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, तो दर्द का जो कारण क्या है, हार्ट, चोट पहुंच, जब चोट पहुंचता तब किसी को पेन होता है ना, यहाँ पे डी आंसर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट, हर्ट का मतलब क्या समझते हैं आप, सैडनेस, उदासीनता, कंफर्टेबल एकदम आसानी से आराम से, लग्जरियस एकदम फ्री फ्रॉम, पेनफुल, पेनफुल बोलते हैं किसको, एकदम वही दर्दनायक, जिसको दर्द से भरा हुआ है ना, हार्ट का मतलब वही होता है, पेनफुल होता है। विद्यापति पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा के बारे में एक पोएम लिखा गया, और उनके राइटर कौन है, विद्यापति। देखिए याद कीजिएगा, विद्यापति जो है राइटर है, और किसके बारे में लिखा है ये पोएम, राधा एंड कृष्णा। राधा's टीयर इन पोएम, राधा की जो आंसू है इस पोएम में, राधा की जो आंसू है, थिनर देन क्रिसेंट, क्या नाम है पोएम का नाम, थिनर देन क्रिसेंट जो है पोएम का नाम है, और कौन राइटर है, विद्यापति। थिनर देन क्रिसेंट है ना, हैज क्रिएटेड, तो इस पोएम में लिखता है, जो पोएट बोलता है कि राधा जो रोती है ना, तो एकदम एक नदी के जैसा उसकी आंसू बह जाता है, मतलब नदी बन जाता है, इतना रोई थी राधा इसमें कि नदी बन गया था, क्रिएटेड, एक नदी जो है बन गया था, समझो ये सर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते, द पोएम थिनर देन क्रिसेंट हैज बीन कंपोज, देखिए आगे ना सवाल घूम के आ रहा कि थिनर देन क्रिसेंट के लिखने वाले कौन है, विद्यापति। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। राधा's फ्रेंड रन्स टू रिपोर्ट, राधा की फ्रेंड जो होती है वो दौड़ करके जाती है और रिपोर्ट करती है, सूचना देती है किसको, लॉर्ड कृष्णा है ना, यानी कि लॉर्ड कृष्णा को सूचित करती है, इन्फॉर्म करती है। ओके, हु वाज रन टू लॉर्ड कृष्णा, यानी कि लॉर्ड कृष्णा के पास दौड़ करके कौन जाती है, तो राधा की फ्रेंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राधा इज क्राइंग, राधा जो है रो रही थी, किसके लिए, फॉर लॉर्ड कृष्णा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये सब तो छोड़ोगे नहीं तुम लोग। ग्रीड इज, जो लालच होता है वो एंडलेस होता है, एंडलेस कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बट लाइफ इज नॉट, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, जो लालच होता है एंडलेस कभी खत्म नहीं होता लालच, लेकिन लाइफ ऐसा नहीं है, लाइफ तो खत्म हो जाता है ना, लेकिन ग्रीड क्या होता है, एंडलेस होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, इंसान के पास लालच कभी खत्म ही नहीं होता है जी, तो ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ऑप्शन डी। द एम्प्टी हार्ट हैज बीन कंपोज्ड, किसके द्वारा लिखा गया है, द एम्प्टी हार्ट, याद कीजिए पिरियासमी थूरन। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे, द पोएट नरेट्स द स्टोरी, यानी कि जो पोएट है इस स्टोरी में क्या कहता है, नरेट्स मतलब किस बातों को यहाँ पे जाहिर करता है, ग्रीडी मैन, लालची आदमी के बारे में यहाँ पे नरेट्स करता है, लिखता है, समझो बताता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पिरियासमी इज ए कैसा राइटर है, कहाँ का राइटर है, तो ये जो तमिल राइटर है, ठीक है ना, तमिल समझ रहे हैं ना, तमिलनाडु, तमिल का जो राइटर है ये पिरियासमी थूरन। आगे है, द मैन ट्राइड टू ऑल ट्रिक्स टू गेट होगा शायद, कुछ और लिखेगा, टू गेट गोल्ड, यानी कि गोल्ड को पाने के लिए क्या करता है, मैन जो है पूरी तरीके से क्या करता है, तैयारी करता है, समझो कि मतलब चाहत रखता है कि हर ट्रिक यूज करता है जी, हर ट्रिक यूज करता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। प्रियसमी अवार्डेड, प्रियसमी को कैसा अवार्ड मिला था, तो ये मिला था इनको पद्मा भूषण मिला था, ठीक है ना, पद्मा भूषण अवार्ड इनको मिला था प्रियसमी को। आगे पढ़ते हैं। द पोएट आस्क द कोयल, कोयल को पोएम क्या बोलता है, जो पोएट होता है वो कोयल को से कहता है व्हाट हैज हर्ट हर, है ना, व्हाट हैज हर्ट हर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द गार्डन डैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल, क्या बोला गया, द गार्डन डैट बर्न्स, यानी कि जो बगीचे ना वो जल गया था, बर्न्स हो गया था, जल गया था, तो बोल रहा है यहाँ पे कि कोयल इज क्या था, कोयल इज ग्रीन, यानी कि जो कोयल का जो ग्रीन था, जो कोयल का जो हरियाली था वो गार्डन था, और उसको क्या किया था, जला दिया गया था, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोयल इज हिडन, कोयल कहाँ छुपी हुई रहती है, कहाँ, तो मैंगो के पत्तियों में, आम के जो पत्तियां होते हैं उसके पीछे। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, द कोयल। कोयल जो है कैसी होती है? रेस्टलेस, बहुत बेचैन होती है, बहुत बेचैन रहती है। तो ये सवाल ही पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट, द पोएट कॉल्स द कोयल। पोएट जो होता है वो कोयल को क्या बुलाता है? ओ लिटिल बर्ड करके, है ना, ओ लिटिल बर्ड ऐसे बोलता है, यानी कि कक्कू नहीं बोलता पोएट, है ना, ओ लिटिल बर्ड बोलता है। आगे बढ़ते, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज रिनोड। लक्ष्मी प्रसाद जो देवकोटा है वो जाने जाते हैं एक नेपाली पोएम के नाम से, ठीक है, नेपाली पोएम। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज एंड, ये क्या है? एक स्टोरी राइटर थे। क्या है? स्टोरी राइटर थे। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो है एक स्टोरी राइटर थे। नेक्स्ट सवाल है, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए चैलेंज कौन करता है? पोर्टर, कुम्हार, एक कहानी है यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। द पोर्टर्स सन इज सिवरिंग। पोर्टर जो कुम्हार है उसका बेटा जो कांप रहा था। सिवर मतलब होता कांपना, किससे कांप रहा था? ठंड से कांप रहा था। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे जो भी सवाल है ना प्यारे, वो एकदम टॉप लेवल का सवाल है, पूछा गया सवाल भी है। ओके, तो इसको तो एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिए पूरी तरीके से। इसका पार्ट 2 बोलिएगा तो पार्ट 2 में संडे को मैं ला दूंगा। ओके, मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज। मार्था जो है अपनी कहानियों को सुनाती थी कहाँ? हेजल गिलेन। हेजल गिलेन में, कहाँ? हेजल गिलेन में। ओके, मार्था चिन्ह। मार्था का चिन्ह कैसा था? चिन्ह समझ रहे हैं, ये जो होता है दाढ़ी टाइप का यहाँ पे जो होता है चिन्ह, तो मार्था के चिन्ह कैसा था? भाई साहब ये मार्था मैंने बना दिया, तो यहाँ ये होता है, ये चिन्ह है ना जी भाई साहब, मार्था बन गया क्या? वाकई में मार्था बन गया, है ना। ये जो होता है इसको बोलते हैं चिन्ह। कैसा था? नैरो था, नैरो। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर कैसा पोएट है? तो ये मॉडर्न पोएट है, मॉडर्न आधुनिक कवि है। आगे बढ़ते हैं, मार्थाज आइज वेयर। मार्था की आंखें कैसी थी? तो क्लियर और ग्रे, मतलब एकदम साफ और ग्रे कलर का था, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कलर याद कीजिएगा, देखिए क्लियर सब मिलेगा, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, डल, ग्रे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। मार्था जी स्टोरीज, मार्था की जो कहानी है किस एक कैसा है? क्या भूतनी कहानी सुनाती थी वो बच्चों को, या परियों की कहानी सुनाती? फेयरी मतलब होता परी, या सपना वाली कहानी सुनाती थी, या वंडर आश्चर्यचकित वाली कहानी सुनाती थी? तो मार्था की जो कहानी हुआ करती थी वो ड्रीम टेकर, ड्रीमर, सपना देखने वाला, है ना, भूतनी कहानी नहीं सुनाती थी, ड्रीम। आगे बढ़ते हैं, मुन्नी एडवाइज हल्कू टू हायर हिमसेल्फ। मुन्नी जो हल्कू की पत्नी है जी, ठीक है, मुन्नी, और हल्कू की जो पत्नी मुन्नी है वो जो है क्या होता है, उसको जो अपने जो पति को बोलता है एक किसान के लिए, एज ए किराएदार के लिए, मतलब किराएदार किसान काम करने के लिए बोलता है, ठीक है। टेनेंट होता तो किराएदार। हल्कू वर्क, तो हल्कू जो काम करता है वो कैसा काम करता है? एक टेनेंट फार्मर, किराएदार खेत होता ना, किराएदार किसान। बटैया खेत समझ रहे, खेत बटैया दे दिया, खेत मेरा है, काम कोई और करेगा, उससे पैसा हम भी लेंगे, ज़्यादा लेंगे, मतलब 4 कोना में 4 कोना बंटवारा होगा, 3 कोना हम रखेंगे और बेचारा जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा छोटा सा। तो ये टेनेंट फार्मर बोलता है, इसको किसान बोलते हैं। आगे द नेम ऑफ हल्कू वाइफ। हल्कू की जो पत्नी है जनवरी नाइट, जो पूस की रात कहानी है, जनवरी नाइट, पूस की रात, उसमें जो है ना उसकी बीवी का नाम क्या है? मुन्नी। ऑप्शन नंबर सी। ओके, और मैं बता दूं एक झबरा यहाँ पे, झबरा एक बोला गया, झबरा, झबरा एक कुत्ता का नाम, उसका डॉग है ना, बहुत प्यारा कुत्ता है, उसके साथ रहता था, यानी कि हल्कू के साथ। आगे है, हु इज द ऑथर ऑफ जनवरी नाइट के राइटर कौन है? प्रेमचंद। भाई साहब प्रेमचंद बहुत ही फेमस राइटर रहा है। ओके, तो प्रेमचंद जो राइटर है वो कैसा राइटर है? हिंदी और उर्दू का बहुत ही फेमस राइटर है। उर्दू में इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखा है, हिंदी में भी बहुत सारी इनका कहानियां आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेमचंद ने एक कहानी लिखा था अपने देश के लिए, सोजे वतन। तो ये सोजे वतन जो एक राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए ये लिखा था। एक्चुअली ये उर्दू में ही मैंने लिखा था, फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। तो अंग्रेज का जो शासन था ना, उनको पता चला भाई साहब ये सोजे वतन एक ऐसी किताब है जो अगर किताब पढ़ लेगा इंडियन तो पक्का हम लोग को छक्का छोड़ा देगा, यहाँ से मार के भगा देगा। तो इस किताब को बैन कर दिया गया था। सवाल पूछा जाता है कि प्रेमचंद ने कौन सी किताब लिखा था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था? तो याद कीजिएगा सोजे वतन, ठीक है, क्या नाम है? सोजे वतन। ओके, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन स्टोरी। जनवरी नाइट में कितने किरदार हैं, कितने कैरेक्टर हैं? तो 3 कैरेक्टर हो गया। कौन कौन? एक तो हो गया हल्कू,
जो एक हो गया मुन्नी है ना, और एक हो गया झबरा, झबरा झबरा जो बोलो कुत्ता, ये 3 कैरेक्टर रहता है उसमें। हाउ मच मनी हैड हल्कू, हल्कू के पास कितना मनी था जो कंबल खरीदने के लिए बचा करके रखा था कि जनवरी का नाइट आएगा, पूछ की रात, बहुत ज़्यादा ठंड होती है पूछ की रात, समझ रहे, जनवरी में कितना ज़्यादा ठंड होती है, उसको हिंदी में बोलते हैं पूछ की रात। तो पूछ की रात जनवरी के नाइट में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो उन्होंने 3 रुपया बचा के रखा था कंबल के लिए। लेकिन जब उसका जो मालिक जब खेत वाला था वो आया था, क्योंकि उसको पैसा लेना था खेती का, तो बेचारे को उसको भी देना पड़ा था। आखिरकार हुआ क्या, उसको खेत में सोना पड़ा जबरा के साथ खटिया पे, रात भर जागते जागते जब आंख पड़ गया तो भाई जंगली जानवर आया और उसको खेत को क्या कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, क्योंकि जंगली जानवर जो है बर्बाद कर देते थे फसलों को। तो बोला गया हल्कूज क्रॉप, जो हल्कू का जो फसल था ना वो डिस्ट्रॉयड किया गया था जंगली जानवरों के द्वारा। आगे बढ़ते, ए पर्सन हैज टू एक्सपोज टू पार्टिकुलर सम इनटू बिकम एलर्जिक, मतलब एक आदमी होता है ना उसको क्या करना चाहिए, मतलब एक ऐसा बोलते हैं आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं एलर्जेंस, मतलब एलर्जेंस के बारे में उसको जो है ना बताना चाहिए, उसको एक्सपोज करना चाहिए उसको ताकि एलर्जी से वो बचे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एलर्जी एक बीमारी होता है। एलर्जी मतलब कुछ नहीं, मन में जैसे कि किसी को बोलते हैं ना हमको इस चीज़ से एलर्जी है, इस चीज़ से एलर्जी है, तो जैसे अगर आप ना कोई, जैसे आप मानो हॉस्पिटल चल जाओ, अगर आप तुम्हारा घर अगर हॉस्पिटल में है ना, तो आपको ना हॉस्पिटल का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको बहुत कहीं अच्छा जगह चल जाओ तो आपको आदमी देखोगे हॉस्पिटल में जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो वहाँ का रह रहा, और तुम हॉस्पिटल के मोहल्ला में नहीं रह रहे हो और तुम जाओगे हॉस्पिटल तो बोलेगा यार हमको हॉस्पिटल के गली से बहुत एलर्जी है, हमको खराब लगता है। देखो तो तुम्हारा माइंड में बस गया वैसा, है ना। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये एलर्जी कुछ नहीं होता है, जो भी है वो नॉर्मली सी है। तो अगर आप इसको बताते हैं तो एलर्जी जो आने में समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, उसको नहीं होगा जल्दी। ओके, तो एलर्जी का मतलब ये हुआ, एलर्जेंस यहाँ पे फिल करना है। सीट्स मैटर्स, सीट्स मतलब होता है बिस्तरा, मैटर्स जो होता है पैड ब्लैंकेट जो है उसको हर सप्ताह जो है वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, इन हॉट वाटर, गर्म पानी से धोना चाहिए। लेकिन भाई हम लोग के घर में कितना दिन धुलाता है पता है तुमको, ठंडा के दिन में धुलाएगा या तो 1 महीने में धुलाएगा, ऐसे होता है। हाँ लेकिन सीट वगैरह धुला जाता है, जो पतले चादरें होती है वो तो बहुत लोग तो 2 दिन में, सप्ताह में तो खैर धोता ही है, लेकिन गर्म पानी से बहुत कम लोग धोते हैं, ये तो है पता है ना। गर्म पानी से बहुत, लेकिन गर्म पानी से धोना चाहिए। ओके, तो सब्सटेंस कॉजिंग ए वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम जो है मानव का प्रतिरक्षी प्रणाली है वो ना उसको क्या करता है, एक वायलेंट रिएक्शन करता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं, उसी को एलर्जी बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ हमारे नाक में सर्दी ज़्यादा हो रहा, हमको बार बार गर्द, किसी को गर्दा उड़ता है ना, गर्दा अरे क्वेश्चन वाला गर्दा नहीं उड़ाना है, जो धूल गर्द उड़ता है ना उस वहाँ पे जाएगा तो किसी को बार बार सर्दी आ गई तो बोलता है हमको गर्दा से, धूल गर्दा से एलर्जी होता है यार। तो ये क्या करता है, क्या इम्यून सिस्टम को जो है ना प्रभावित करता है। चलिए, प्रेम शंकर इज मेंशन, प्रेम शंकर क्या मेंशन करता है, एलर्जी। ये चैप्टर का नाम लिखने वाला है, राइटर है ये। आगे है द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर, बैंकर जो है जो वो मर्डर करने का सोचता है, डिसाइड करता है किसको, लायर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। द बेट वाज स्टक, यानी बेट समझ रहे ना, समझ बेट, अरे जिसको बोलते हैं शर्त लगाना, वाज बिटवीन, तो किसके किसके बीच लगा था, शर्त जो है लायर और बैंकर के बीच जो है, बीच की जो है बेट लगा था। ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इंपोर्टेंस द लायर इन, तो क्या बोलता है साल के पहले साल के दौरान जो है लायर को इंपोर्टेंस मिलता है, द बेट लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए बेट लगता है, शर्त लगता है। ओके, ऑप्शन डी। द ऑथर ऑफ बेट, इस जो बेट है ना उसके ऑथर कौन है, तो एंटोन चेकोव, क्या नाम है, एंटोन चेकोव, ठीक है ना। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला है फॉर मिस्टर गेसलर बूट मेकिंग वाज एंड, मिस्टर गेसलर के लिए जो है जूते बनाना क्या एक प्रकार का आर्ट है, क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। मिस्टर गेसलर वाज एक जर्मन बूट मेकर था, है ना, जर्मन जो है जूता बनाने वाला था, जर्मन। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी इज ए स्टोरी, क्वालिटी जो है
कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन गॉल्सवर्दी। क्या है? जॉन गॉल्सवर्दी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सन एंड मून, यानी कि सन एंड मून दो चिल्ड्रेन का नाम रहता है, सूरज और चांद दो चिल्ड्रेन का नाम है। व्हेन डॉन स्टेयर्स हैंड इन हैंड टू मीट द गेस्ट, यानी कि इस कहानी में पढ़ेंगे आप कि सन एंड मून जो दो लड़के रहते, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो दोनों जो है हाथ में हाथ डालकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है, किससे मिलने के लिए? गेस्ट से मिलने के लिए। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज आइस पेस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट्री, जो खाते हैं ना वो पेस्ट्री बोलता है। तो मोस्ट फैंसी फूड आइटम आइस पेस्ट्री है ना, ऑप्शन सी। कैथरीन मैन्सफील्ड वाज ए वेल नोन, कैथरीन मैन्सफील्ड जो है वो एक जाने माने जो है स्टोरी राइटर थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द लेटर्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द मदर एंड डॉटर। ओके, द मदर एंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। द डॉटर्स इन स्टोरी टू हॉरिजॉन्स लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम द मदर्स एक्सपेक्ट, क्या हो जाएगा? स्क्रिप्ट इंपोर्टेंस ऑफ वेल्थ, क्या हो जाएगा? इंपोर्टेंस ऑफ वेल्थ के बारे में जो है उनको पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं और मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होने वाला है सब। लव डिफाइंड इन स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप, मतलब ये लव डिफाइंड ना प्रेम की कहानी यहाँ पे बताया गया। तो ये जो कहानी है वो रिलेशनशिप जो किसके बीच है? नरेटर जो खुद राइटर है और अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ये जो कहानी बताता है, अपने प्यार के बारे में बताता है कि हमारे जिंदगी में क्या हुआ था, कहे छोड़ दी थी हमको। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, आपको मिलेगा कहानी पढ़ने के लिए। इन द स्टोरी द बॉय इन द स्टोरी, इस कहानी में जो लड़का होता है ना लव डिफाइंड में, डेवलप्ड कोल्ड फीट टू वर्ड ट्राइंग टू नॉट विथ द गर्ल ड्यू, क्या बोलता है? अपने घर का जो, देखो यहाँ आंसर होगा पेरेंटल ऑपोजिशन। तो अक्सर आपने देखा होगा जो दो क्या बोलते हैं लव मैरिज होता है, उस दौरान जो है घर वाले लोग जो है उसका विरोध करते हैं, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो इस दौरान जो है लड़का जो होता है उस कहानी में, वो जो लड़की को जो है उस ऐसा वर्ड बोलता है जो कि क्या बोलते हैं फरार होने के लिए, समझो है ना, फरार होने के लिए, भागने के लिए इस तरह से ऐसा लफ्ज बोलता है। तो किस लिए बोलता है? क्योंकि उसका पेरेंटल ऑपोजिशन होता था, मतलब पेरेंट माता पिता का विरोध होता था, इसीलिए उसका विरोध होता कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा टोटल यहाँ पे सवाल हो गया और ये वाला वीडियो पार्ट 1 रहा है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे बताना कैसे लगी वीडियो, नीचे कमेंट करना, ओके, ताकि आपके लिए मैं दूसरी वीडियो भी बना पाऊँ। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ये सारा सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में छपने की बहुत ज्यादा गारंटी है, चांसेस। जिस तरह से साइंस सोशल मैथ छपा है ऐसे ये भी छपेगा। ओके, वीडियो को लाइक करना और चैनल पे जरूर से जुड़ जाना। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।